नमस्कार दोस्तों, मैं इस शो का होस्ट और आप लोगों का दोस्त इस शो में स्वागत करता हूं। क्या आप लोग यही सोच रहे होंगे कि 2025 में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या इन्वेस्ट करें, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ 2025 क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है और बिल्कुल आप लोगों को घबराना और टेंशन नहीं लेना है। मैं आप लोगों को अपने अनुभव के अनुसार कुछ बातें बताने जा रहा हूं जो 2025 में आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रणनीति साबित हो सकता है। तो ऐसा है, देखिए, अभी जस्ट 2025 का बजट 1 फरवरी को अनाउंस हुआ है और उस बजट में बहुत सारे चीज़ों का अनाउंसमेंट किया गया है। जिस तरह से हमारे लिए टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स में रिबेट का बात किया गया है, उसी तरह से कई सारे योजनाओं पर भी बात किया गया है। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तो सब लोग जान रहे हैं, जो भी जैसे जो शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं उनको ये अच्छे तरह से पता है कि मार्केट अभी लगातार गिरावट कर रहा है। इससे घबराना नहीं है। और खैर, मार्केट की बात छोड़िए, अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए 2025 के लिए। तो देखिए, बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बहुत सारे योजनाओं का चर्चा किया गया, जिसमें से एक आपका उड़ान योजना है। उड़ान योजना में कई सारे एयरपोर्ट्स बनने हैं, बहुत सारे जगह पर एयरपोर्ट का संचालन होना है। तो आप ऐसे शेयर में, यदि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करें जो एयरो स्पेस से रिलेटेड हो, चाहे तो वो एयरपोर्ट डेवलपमेंट के काम में लगा हुआ हो या फिर एयरो सर्विस से रिलेटेड कंपनी हो। ऐसे कंपनियों में आप निवेश कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, चाहे किसी भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें, आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सोच के चलना है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आप चलेंगे तो आपको बेहतर फ़ायदा होगा। और शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म भी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि लॉन्ग टर्म में शेयर कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, कभी गिरता है, कभी बढ़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा वो मुनाफा देकर जाता है। तो एक तो हम उड़ान योजना के तहत आने वाले जो हमारे सेक्टर है, एयरो स्पेस सेक्टर, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वित्त मंत्री के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो आप यदि चाहें एग्रीकल्चर स्टॉक, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स स्टॉक्स, बेहतर से बेहतर एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टॉक्स को इस शेयर मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं, बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड हैं। कोई इंसेक्टिसाइड्स की कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्रोन पर काम करने वाली कंपनी है, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड सपोज कीजिए आप लाइव स्टॉक्स के फीड की कंपनी है। बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप बेहतर से बेहतर स्टॉक, उसके फंडामेंटल को देखें, कंपनी के क्वालिटी को देखें और उसको आप चूज कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार। अब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया पर। गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है और इस बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा डिजिटल इंडिया या एआई सेक्टर के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। एआई सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं या डिजिटल सेक्टर से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, आप उनमें से बेहतर कंपनियों को तलाश कर, बेहतर फंडामेंटल वाले कंपनियों को तलाश कर, उस पर आप अपना फोकस करें और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये अच्छे तरीके से सभी लोग जान रहे हैं, सभी को पता है कि आने वाला समय डिजिटल सेक्टर का है, एआई सेक्टर का है। अगले 10-15 वर्षों तक
एआई सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है और आप इनमें से जो भी लिस्टेड कंपनी हैं उनमें इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म में आप अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। इंश्योरेंस सेक्टर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया बजट के दौरान कि 100% एफडीआई अब इंश्योरेंस सेक्टर में होगा। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर बूम करेगा, बिल्कुल रॉकेट की तरह इंश्योरेंस सेक्टर आगे बढ़ेगा और इंश्योरेंस सेक्टर का भविष्य आने वाले समय में उज्जवल दिख रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है आप पर कि आप किस प्रकार की कंपनियों में जाना पसंद करेंगे, सरकारी या प्राइवेट। ये आप अपने विवेक के अनुसार सरकारी या प्राइवेट, जिस कंपनी का फंडामेंटल आपको बेहतर लगे, जो कंपनी आपको सही लगे, उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक बार बता देता हूं कि जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। कभी भी आप चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म वाला पैसा मुझे शॉर्ट टर्म में मिलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई स्टॉक रिलेटेड बात। अब बात है कि 2025 में हमें बेस्ट से बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अपनाना है और वो कैसे अपनाकर हम बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि आप 2025 में पहले तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट सही तरीके से हो, तो सबसे पहले आप अपना खुद का एक इमरजेंसी फंड तैयार करें, जो आपके प्रत्येक माह के खर्च के अकॉर्डिंग अगले 6 माह के खर्च का पैसा आपके पास इकट्ठा हो और उसको हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करें। और यदि हो सके, मैं तो यही सलाह दूंगा, जो मैं खुद भी करता हूं, कि उस सेविंग अकाउंट को आप ऑटो एफडी मोड में कर दें, जिसको ऑटो स्वाइप कहते हैं। उसमें आप एक अमाउंट फिक्स कर दें कि भाई हमारे अकाउंट में यदि 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 XYZ जो भी हो, कि इससे ऊपर जो भी पैसा होगा वो हमारा एफडी हो जाएगा। तो आपको क्या है फ़ायदा उससे कि सेविंग अकाउंट में पैसा रखने के बावजूद आपको एफडी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। और इसके लिए देखिए, सबसे बेस्ट है जो मैं खुद करता हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट बैंक के पीछे ना पड़ें। आप प्राइवेट सेक्टर के भी बड़े बैंकों के पीछे ना पड़ें। आप स्मॉल फिनांस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाएं और वहाँ पर आप ऑटो स्वाइप एक्टिवेट करवा दें, क्योंकि स्मॉल फिनांस बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। मैं खुद भी, मेरा सारे बैंकों में अकाउंट है, सारे बैंकों मतलब गवर्नमेंट बैंक में भी है, प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंकों में भी है और स्मॉल फिनांस बैंक में भी है। तो मैं ऐसा पैसा जिसको मैं इमरजेंसी के लिए रखता हूँ, उसको मैं सिर्फ स्मॉल फिनांस बैंक में ही डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, जिससे मैं इन्फ्लेशन को बीट कर पाता हूँ। वही सलाह मैं आपको भी दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सेविंग या एफडी की बात। अब हम बात करते हैं कि हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। देखिए, 2025 में आप कॉरपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने से भी आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। आप एक
फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन गोल्ड का रेट काफ़ी हाई होता जा रहा है और हमें हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं हो। एक ही सेक्टर में यानी आप ऐसे समझें कि जैसे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि भाई एक ही कैरेट में आपका सारा एग नहीं होना चाहिए, एक ही सेक्टर में आपका सारा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यदि हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पैसा हमारा डेब्ट फंड में भी होना चाहिए, कुछ पैसा हमारा गोल्ड में भी होना चाहिए, कुछ पैसा हम रियल इस्टेट में भी डाल सकते हैं अपने फिनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब बात है कि रियल इस्टेट की यदि हम बात करें तो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि यदि आप लैंड परचेज करते हैं या फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। तो सबसे बेस्ट है यदि आपके पास कम पैसा है तो आप रिट्स करके एक हमारा ऑनलाइन, हमारा यानी हमारा नहीं, मेरा नहीं, मैं कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर रिट्स करके एक रियल इस्टेट से रिलेटेड ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास है। आपके पास जितना पैसा हो आप उतने के अकॉर्डिंग, चाहे आप 500 रुपये से इन्वेस्ट करें, चाहे आप 5,000 रुपये से करें या 5 लाख रुपये से करें, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे भी काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और यदि आप कैपेबल हैं, आपके पास काफ़ी पैसा है, तो फिर आप लैंड परचेज कर सकते हैं, फ्लैट परचेज कर सकते हैं। फ्लैट पर मुझे याद आया, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा आपने ये सुना होगा कि फ्लैट परचेज करना बेहतर नहीं है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद ये देख रहा हूँ कि 2020 में या 22 में जिन्होंने भी फ्लैट खरीदा या 25 में अभी हम खरीदते हैं और 2030 में हम बेचते हैं, तो हमेशा फ्लैट का रेट भी इंक्रीज करता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि जिन्होंने 32 लाख रुपए में खरीदा, उन्होंने 3 साल 4 साल रहने के बाद उसको 60 लाख रुपए में सेल कर दिया। तो वो भी प्रॉफिट का ही सौदा है। और लैंड परचेस तो खैर बेस्ट है, उसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, इसलिए कि लैंड का रेट हमेशा जो है बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि हमारे देश में लैंड तो उतना ही है, हमारे देश में क्या, ग्लोबली लैंड उतना ही है, लेकिन जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपका यदि क्षमता है, आप यदि कैपेबल हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप फिजिकली रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा आप डिजिटली रीट्स के द्वारा रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपको प्रॉफिट देकर जाएगा। अब हम बात करें गोल्ड की। गोल्ड को आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन रेट बढ़ता जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि 2025 में भी गोल्ड का रेट घटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। गोल्ड का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जब जब अर्थव्यवस्था डाउन हुआ है, जब जब मार्केट्स डाउन हुआ है, मैं शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, जब जब डाउन हुआ है, जब जब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के द्वारा वार छिड़ा है, युद्ध छिड़ा है, गोल्ड का रेट हाई होता चला गया है, डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप यदि चाहें तो गोल्ड में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट पा सकते हैं। मैं खुद अपने पोर्टफोलियो की बात बता रहा हूँ। मैंने गोल्ड में 2023 में इन्वेस्ट करा था, गोल्ड ETF में। आज मेरा गोल्ड ETF का पोर्टफोलियो जो है, अभी के समय में जबकि मार्केट गिर रहा है, रोजाना गिर रहा है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जो मार्केट गिर नहीं रहा हो, फिर भी 50% से ऊपर प्रॉफिट में है, जो शायद किसी भी शेयर में आज के डेट में पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ आपने यदि
मान लीजिए कोरोना पीरियड में परचेज किया होगा तो पॉसिबल होगा, बट ऐसे नहीं हो सकता है। और मैं फिजिकल गोल्ड भी परचेज करता हूँ क्योंकि मुझे गोल्ड ज्वेलरी का काफ़ी शौक़ है। आप देख पा रहे होंगे गोल्ड ज्वेलरी का मुझे काफ़ी शौक़ है, इसलिए मैं फिजिकल गोल्ड भी परचेज करता हूँ। लेकिन फिजिकल गोल्ड में क्या है कि आपका मेकिंग चार्जेज, जीएसटी वगैरह वगैरह सारा चीज़ जुड़ करके तो थोड़ा वो कॉस्टली हो जाता है। आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं फिजिकल डिजिटल दोनों में करता हूँ। सोवर्जिन गोल्ड बॉन्ड में भी करता था, तो अब तो वो बंद हो गया, तो उसकी बात ही हम नहीं करेंगे। आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल, और उससे अच्छा खासा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्ट ज़रूर करें क्योंकि इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करें, डेब्ट में इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में 2025 में यदि बात करें तो सरकार की नीतियों के अनुसार या बजट को देखते हुए आप एग्रीकल्चर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, एरोस्पेस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इस सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। MSME सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉयज के ऊपर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, तो टॉयज बनाने वाली कंपनियां जो भी लिस्टेड हो मार्केट में, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कई सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके, लेकिन मैं ये सलाह ज़रूर दूंगा कि जब भी इन्वेस्ट करें भाई साहब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म का एक अलग ही मज़ा है। और हमेशा चाहे बीच में मार्केट गिरे, ऊपर उठे, अप डाउन लगा रहता है। ये तो हमारी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, तो ये तो मार्केट है भाई साहब। बट लॉन्ग टर्म में वो हमेशा आपको आपके FD के बनिस्बत ज़्यादा प्रॉफिट देकर जाएगा। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी SIP को बंद करने के बारे में ना सोचें। आप SIP को कंटिन्यू जारी रखें। और यदि आपके पास पैसा हो, कैश हो, तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचें। 2025 में ही आप प्रॉफिट देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब हमने यदि फरवरी में मार्च में इन्वेस्ट करा तो 2025 लास्ट होते होते मुझे उसका प्रॉफिट दिख गया, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। इसका फ़ायदा उठाने से बिल्कुल भी परहेज ना करें, मेरा सलाह यही रहेगा। बाकी 2025 के इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी को यदि आप देखें, देखिए आप PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। आपका जो है वो टैक्स फ्री रिटर्न्स होता है। आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप किसान सेविंग पत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस या बैंकों के माध्यम से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट के द्वारा चाहे तो आप म्यूचुअल फंड SIP कर सकते हैं, चाहे तो आप स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक SIP कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गोल्ड ETF परचेज कर सकते हैं, गोल्ड इंडेक्स फंड परचेज कर सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड परचेज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी परचेज कर रहा हूँ उसे आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखें। ये ना सोचें कि मैंने लिया 2 महीने, अरे यार गिर गया, अरे यार अप हो गया, ये बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देकर ही जाएगा। जो मैंने खुद देखा है, मैं अपने तजुर्बे की बात करूं यदि, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक स्टॉक्स को 60% डाउन जाते हुए देखा है। और आज भाई साहब आप विश्वास नहीं करेंगे, वही स्टॉक 1400, 1500, 3200% प्रॉफिट में है। तो मैं तो शेयर मार्केट को बिल्कुल गलत नहीं समझ सकता, क्योंकि
एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट की तो खैर बात ही ना करें, वो तो क्या देता है। गवर्नमेंट बैंक की बात करें 2.7 मतलब 2.7%, 2.8%, 2.5% एनुअल रिटर्न है। अब आप सोच सकते हैं 2.7% में आपका क्या होगा। आपके अकाउंट में दिए 1 लाख रुपया है तो आपको 2700 रुपया मिलना है। भाई साहब 2700 रुपये में क्या होना है साल भर में। तो मैं हमेशा खुद जो यूज करता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, खुद से शेयर परचेज कर सकते हैं। आपको आइडिया है बिल्कुल करें, फंडामेंटली देखें स्ट्रांग कंपनी है या नहीं। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है फिर आप निफ्टी 50 इंडेक्स ETF फंड में इन्वेस्ट कर दें। उसमें आपको लॉस कभी होगा ही नहीं। लॉस कभी होगा ही नहीं का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, नो डाउट। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का यानी डिजिटल सेक्टर से रिलेटेड भी म्यूचुअल फंड्स हैं, AI रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है। EV देखिए मैं एक बात भूल गया था कि EV पर भी गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, EV सेक्टर पर। और अब EV सेक्टर से रिलेटेड चाहे बैटरी बनाने वाली कंपनी हो, ऑटोमोबाइल्स कंपनी हो, जो भी EV रिलेटेड काम कर रही है कंपनियां, चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड कंपनियां हो, आप उसमें भी इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं अगले 10 से 15 साल EV, AI, डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सेक्टर कहें, एग्रीकल्चर सेक्टर, इन सारे सेक्टरों का या इंश्योरेंस सेक्टर, इन सारे सेक्टरों का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। और गवर्नमेंट का फोकस इन्हीं सेक्टरों पर है। यदि आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है, आप बजट 2025 YouTube पर या किसी भी न्यूज़ चैनल पर जाकर एक बार देख लें। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा AI, एग्रीकल्चर, डिजिटल सेक्टर, EV एंड इंश्योरेंस एंड लास्ट में आता है उड़ान सेक्टर पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि मुझे अंतिम पायदान तक या कहें अंतिम छोर तक हर सुविधा प्रदान कराना है। तो इसका फायदा हम जैसे इन्वेस्टर भी उठा सकते हैं इन सेक्टरों में इन्वेस्ट करके। और यदि आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी और विषय पर स्पेशली बात करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपके लिए उस तरह की वीडियो बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो। बस यहीं पर मैं अपने बातों को समाप्त करता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत हो या सलाह देना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं खुद आपको दूंगा। धन्यवाद।